Welcome, participants. Welcome to the lecture number 7 of our course Investing in Stock Market. Participants, हम इस लेक्चर में बात करेंगे कि बैंक्स का क्या रोल है स्टॉक ट्रेडिंग मैकेनिज्म में और बैंक्स किस तरह सपोर्ट करते हैं पूरी ट्रेडिंग प्रोसेस को जिसमें हम शेयर्स को बाय या सेल करते हैं. So let's start this discussion with this diagram. Participants, this diagram talks about stock market participants और players. यहां पर हमें ये देखने को मिल रहा है कि स्टॉक मार्केट में कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. राइट. सो सबसे पहला इंस्टीट्यूशन है स्टॉक एक्सचेंज. पार्टिसिपेंट्स, स्टॉक एक्सचेंजेस आर लाइक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. बेसिकली ये वो जगह है जहां पर कॉर्पोरेट हाउसेस, कंपनीज अपने आप को लिस्ट करवाते हैं थ्रू एन आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर. राइट. जिनको पब्लिक से लोन लेना होता है या फिर पब्लिक से फंड्स चाहिए होता है. तो स्टॉक एक्सचेंजेस उन कंपनीज को लिस्ट करते हैं जिन कंपनीज को मार्केट से फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है. सेकेंड इंपॉर्टेंट प्लेयर इज डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट. डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट मींस ब्रोकिंग फर्म, ब्रोकर हाउस, द स्टॉक ब्रोकर. राइट. जो हमारी मदद करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग में. तीसरे वो हैं जो डिपॉजिटरीज हैं जहां पर हम अपना डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं. सो दीज आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जिनमें हम अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाते हैं. इसके अलावा और जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है वो सभी क्लियरिंग से रिलेटेड है. एंड दीज क्लियरिंग हाउसेस, क्लियरिंग मेंबर्स, क्लियरिंग बैंक्स आर नथिंग बट बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस. हम सबको ये पता है कि जब भी हम कोई शेयर खरीदने का ट्रांजैक्शन प्लेस करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो हमारे बैंक अकाउंट से पैसा निकलकर स्टॉक एक्सचेंज के पास जाता है. और जब भी हम कोई शेयर को बेचते हैं तो स्टॉक एक्सचेंज हमें पैसा हमारे बैंक अकाउंट में वापस देता है. राइट. अब इस पूरी प्रक्रिया में आप देखिए बैंक का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है. बिना बैंकिंग सिस्टम के, बैंकिंग प्लेटफॉर्म के ट्रेडिंग करना मुश्किल होगा या हम यूं कहें कि इम्पॉसिबल होगा. राइट. स्टॉक एक्सचेंज से हम शेयर्स तो खरीद सकते हैं बट इन शेयर्स को खरीदने के लिए हमें एक्सचेंज में मनी देने की जरूरत है और मनी बैंक अकाउंट में डिपॉजिट होता है. चलिए समझें कि ये बैंक क्या है. पार्टिसिपेंट्स, बैंक इज अ इंस्टीट्यूशन, अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो पब्लिक से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है और पब्लिक को लोन देता है. स्टॉक ट्रेडिंग मैकेनिज्म के दौरान भी स्टॉक ब्रोकर्स अपने इन्वेस्टर्स को, अपने ट्रेडर्स को क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, यानी शॉर्ट टर्म लोन्स प्रोवाइड करते हैं और ये लोन्स उन्हें बैंक्स के माध्यम से प्रोवाइड किए जाते हैं. राइट. सो स्टॉक ब्रोकिंग फर्म्स समटाइम्स एक्ट्स एज अ small banks, right, which are providing short term loan, a loan for 2 days, a loan for a week, a loan for a 15 days period, और उसके अगेंस्ट इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है. राइट. तो ट्रेडिंग मैकेनिज्म में बैंक्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को शॉर्ट टर्म के लिए क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करने में. There are several type of banking institutions in our country like retail banks, commercial banks, investment banks. तो इनमें जो इन्वेस्टमेंट बैंक्स है ये स्टॉक मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो जब भी कोई कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर करती है, मर्जर करती है, राइट, तो इन्वेस्टमेंट बैंकर ही, इन्वेस्टमेंट बैंक ही इस पूरे टास्क को कंप्लीट करवाता है. वैल्यूएशन करना, क्रेडिट रेटिंग करना, ये सारा काम इन्वेस्टमेंट बैंकर का होता है. राइट. या इन्वेस्टमेंट बैंकर इसके लिए अरेंजमेंट करता है. जब भी कोई आईपीओ आता है स्टॉक मार्केट में तो इन्वेस्टमेंट बैंकर को ही आईपीओ लिस्टिंग का पूरा प्रोसेस हैंडल करना होता है एज अ मर्चेंट बैंकर. राइट. सो पार्टिसिपेंट्स, a bank is very very important for stock trading. By the way, in these days our banks are not just like a retail banks are like universal banks. तो यूनिवर्सल बैंक हम किसको कहते हैं? जहां सारी सर्विसेज हमें एक ही जगह मिलती हैं अंडर वन रूफ. तो अगर हम रिटेल बैंक सर्विसेज के साथ साथ होलसेल बैंकिंग को भी ऐड कर दें और अगर हम इसमें इन्वेस्टमेंट बैंकिंग को भी ऐड कर दें तो ये जो पूरा मैकेनिज्म है इसे हम
यूनिवर्सल बैंकिंग के नाम से जानते हैं, राइट। और आरबीआई इस सभी को रेगुलेट करता है। ओके, तो बैंक हमें हमसे कैश एक्सेप्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट, राइट। और हमें लोन्स प्रोवाइड करता है फॉर द शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पर्पसेस। These are some examples of bank of our nation like Canara Bank, Bank of Baroda, SBI, PNB, Union Bank, Central Bank। ये हमारे कंट्री के कुछ टॉप मोस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं। Participants, we should understand the classification और structure of our Indian banking system। तो इस स्लाइड पर आपको ये नजर आ रहा होगा कि हमारे यहाँ बैंक्स शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हैं और कुछ कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, राइट। इन शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स में पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं जो कि 12 है नंबर में आज की डेट में, 22 प्राइवेट सेक्टर बैंक हमारे यहाँ काम करते हैं, 44 फॉरेन बैंक्स हमारे यहाँ काम करते हैं। इसके अलावा 43 रीजनल रूरल बैंक्स हैं, 1484 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं और 96,000 से भी ज्यादा रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं। इन सभी बैंक्स में जो स्टॉक मार्केट में हमें हेल्प करते हैं वो है पब्लिक सेक्टर बैंक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक। ओके, इन दोनों ही तरह के बैंक्स को स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए लाइसेंस दिया जाता है, परमिशन दी जाती है। नाउ पार्टिसिपेंट्स, in our stock market we should understand this thing that how we are going to open a bank account first। मैं आपको बता दूं कि स्टॉक मार्केट में डीमेट अकाउंट खुलवाने से भी पहले हमें हमारा बैंक अकाउंट खुलवाना होता है जो कि एक बैंक के पास ओपन होता है, और इस बैंक अकाउंट नंबर को हमें हमारे डीमेट से लिंक करना होता है। एक ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट से एक ही बैंक अकाउंट को लिंक किया जा सकता है, राइट। तो इस बैंक अकाउंट को हम या तो ऑनलाइन ओपन करवा सकते हैं या इसे ऑफलाइन ओपन करवाया जा सकता है किसी भी बैंक ब्रांच में जाकर। बाय द वे, आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है और पूरी इंडिया में लगभग हर बैंक अब ऑनलाइन बैंक अकाउंट ओपन करने लगे हैं, राइट। पेपरलेस बैंकिंग का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा फेमस है और प्रेफर किया जाता है कस्टमर्स के द्वारा, और अब किसी भी गारंटर की जरूरत नहीं होती एक बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए, राइट। बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है जिसमें कि पैन कार्ड सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, इनमें से कोई भी एक या दो एज ए एड्रेस प्रूफ और आइडेंटिटी प्रूफ लिए जाते हैं, जिसमें इन्वेस्टर की एज कंफर्म होती है, राइट, और इन्वेस्टर की आइडेंटिटी कंफर्म होती है कि ही इज अ इंडियन रेजिडेंट और नॉट। बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ की भी आवश्यकता होती है, और एज अ ड्राइविंग लाइसेंस या किसी भी यूटिलिटी बिल को भी इस्तेमाल किया जा सकता है एज अ प्रूफ ऑफ रेजिडेंस। ओके, बाय द वे, आधार कार्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट नाउडेज टू ओपन अ बैंक अकाउंट और टू डू अ KYC। नाउ व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू ओपन अ बैंक अकाउंट? पार्टिसिपेंट्स कोई भी अपना बैंक अकाउंट खुलवा सकता है किसी भी तरह के बैंक में, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर और कोऑपरेटिव और पेमेंट बैंक, राइट। बट द पर्सन शुड बी फ्रॉम इंडिया, राइट। इंडियन नेशनैलिटी होनी चाहिए उसके पास, राइट। एनी पर्सन हु इज ग्रेटर देन 18 ईयर ही कैन ओपन अ बैंक अकाउंट फॉर ट्रेडिंग पर्पज ऑल्सो, राइट। बाय द वे, माइनर्स के भी बैंक अकाउंट ओपन होते हैं बट वहां लीगल गार्जियन पेरेंट्स को बनाया जाता है। ओके, तो हमें अकाउंट ओपन करवाने के लिए एक आधार कार्ड की जरूरत है एज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड एज अ प्रूफ ऑफ एड्रेस। इट इज अ रिकॉग्नाइज्ड डॉक्यूमेंट जो कि गवर्नमेंट हमें देती है, राइट। और उसके बाद हम इनिशियल डिपॉजिट देकर बैंक अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। बाय द वे, पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में कुछ मिनिमम बैलेंस रखने की भी जरूरत होती है अपने बैंक अकाउंट्स में, तो उस मिनिमम बैलेंस को मेंटेन करके हम सेविंग बैंक अकाउंट से इंटरेस्ट ले सकते हैं और पेनल्टी ना लगे ये हम अवॉइड कर सकते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द रोल ऑफ बैंक्स इन ट्रेडिंग। पार्टिसिपेंट्स, ट्रेडिंग की पूरी प्रक्रिया में बैंक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि बैंक्स ही क्लियरिंग एंड सेटलमेंट करवाते हैं। जब भी मैं शेयर खरीदने का कोई ऑर्डर दूंगा
तो शेयर मेरे पास तभी आएंगे जब मेरे बैंक अकाउंट से उसका पैसा डेबिट होगा, और वो किसके पास जाएगा? सेलर के पास, जिसने शेयर्स बेचे हैं। अब इस पूरी प्रक्रिया में स्टॉक एक्सचेंज एक मीडिएटर का रोल प्ले करता है। बायर और सेलर एक दूसरे की आइडेंटिटी नहीं जानते, मुझे नहीं पता लगेगा कि जो शेयर मैंने खरीदा है वो किसने बेचा है, तो मुझे सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज से कांटेक्ट करना है, और मेरे शेयर का सेलर भी स्टॉक एक्सचेंज से ही कांटेक्ट करेगा। तो दोनों को ही रजिस्टर किया जाता है स्टॉक एक्सचेंज के पास, दोनों के बैंक अकाउंट्स को रजिस्टर किया जाता है स्टॉक एक्सचेंज के पास, डीमेट से, ट्रेडिंग अकाउंट से, और उसके बाद पैसे का ट्रांजैक्शन होता है। तो बायर के अकाउंट से पैसा डेबिट किया जाएगा बैंक अकाउंट से, और सेलर के बैंक अकाउंट में उस पैसे को क्रेडिट किया जाएगा, राइट। और ब्रोकिंग फर्म अपनी ब्रोकरेज फीस भी इसी बैंक अकाउंट से चार्ज करेगी थ्रू ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, इसके अलावा अगर हमें ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट फैसिलिटी चाहिए तो ये भी हमें प्रोवाइड की जाएगी, राइट। और इसके रिगार्डिंग और भी जो भी ट्रांजैक्शंस होने हैं वो सभी बैंक अकाउंट से ही किए जाएंगे, राइट। यहां पर इन्वेस्टमेंट बैंक का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, बिकॉज इट एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन लार्ज एंटरप्राइज एंड द इन्वेस्टर्स। आप जो भी शेयर खरीद रहे हैं वो बेसिकली किसी न किसी कंपनी का है, तो आपके द्वारा दिया गया पैसा कंपनी के पास जाता है, वो कंपनी के बैंक अकाउंट में जाता है, राइट। और कंपनीज डिफरेंट इन्वेस्टमेंट बैंकर से कांटेक्ट करके रखते हैं, राइट। सो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स का प्राइमरी रोल क्या है? बिजनेसेस को एडवाइस करना, गवर्नमेंट्स को एडवाइस करना, राइट, कि किस तरह फाइनेंशियल चैलेंजेस को ओवरकम किया जाएगा, हैंडल किया जाएगा, और राइट टाइम पे फाइनेंसिंग प्रोवाइड करवाना। ये इन्वेस्टमेंट बैंकर्स का काम है, बाय इशूइंग शेयर्स, बाय इशूइंग बॉन्ड्स, एंड बाय इशूइंग अदर डेरिवेटिव products in the trading market. Now participants, if you are going to connect your demat bank account with the demat, so you should understand this thing, that at a time you can only connect one account, right, which is of your name only with the demat. यानी मैं मेरे डीमेट अकाउंट से किसी और के सेविंग अकाउंट को लिंक नहीं कर सकता। बाय द वे, आजकल जब भी हम ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाने जाते हैं तो हमारा ब्रोकिंग फर्म 3-in-1 अकाउंट की फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करता है। 3-in-1 अकाउंट मींस ट्रेडिंग अकाउंट प्लस डीमेट अकाउंट प्लस बैंक अकाउंट। तो इन तीनों अकाउंट्स को मिलाकर हम 3-in-1 अकाउंट के नाम से जानते हैं। बाय द वे, तीनों ही अकाउंट तीन अलग अलग तरह के इंस्टीट्यूशंस के पास होते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट बेसिकली ब्रोकर के पास होता है, डीमेट अकाउंट डिपॉजिटरी के पास होता है, और बैंक अकाउंट बैंक के पास होता है। तो ये तीनों ही इंस्टीट्यूशन इंटरलिंक्ड होते हैं, राइट, ताकि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस किया जा सके विदाउट एनी प्रॉब्लम। ओके, सो इन दिस एंटायर लेक्चर वी अंडरस्टैंड द बैंक कि बैंक क्या है। इट इज अ इंस्टीट्यूशन which accepts deposit from the public and which provides credit facility loan to the public or the investor. What is the role of banking in trading? हमने जाना कि बिना बैंक अकाउंट के ट्रेडिंग करना पॉसिबल नहीं है, और बायर, सेलर, कंपनी सबको अपने अपने बैंक अकाउंट ओपन कराने की जरूरत है स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए। फिर हमने जाना बैंक अकाउंट ओपन करने का क्या प्रोसेस है। तो इसके लिए हमें एक बैंक को सेलेक्ट करना होगा। बैंक को जैसे ही हम रिक्वेस्ट देंगे, वहां से कोई बैंकर ऑनलाइन या ऑफलाइन चैनल से हमें कांटेक्ट करेगा और हमसे इंपॉर्टेंट केवाईसी डॉक्यूमेंट लेगा। उसके बाद हमारा एक बैंक अकाउंट ओपन हो जाएगा, और उस बैंक अकाउंट की चेकबुक और एटीएम कार्ड हमें प्रोवाइड कर दिया जाएगा विद द नेट बैंकिंग आईडी एंड पासवर्ड। ओके, so this is about role of banks in stock trading. Thank you.